Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 3rd of June 2023. 3 जून 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल. सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे. इनके जवाब अगर आप चाहें तो ज़रूर दीजिएगा. पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू NVS-01 मिशन. मैंने आपको NVS-01 के बारे में बताया है. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स एनविसाज्ड फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन सर्विसेज, यानी कि नाविक. दूसरा, इट वॉज लॉन्च यूजिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इनटू द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक विल बी फ्लोन इन दिस मिशन. तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है. ऑप्शंस आर 1 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 या 1, 2, 3. करेक्ट आंसर में अगर आपको बताऊं तो द करेक्ट आंसर इज 1 and 3. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. कल भी मैंने आपको बताया था कि ये SSLV से नहीं गया बल्कि GSLV से गया है. ठीक है ना. तो दैट वाज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. दूसरा सवाल है, द टर्म ज़ॉम्बी लैंडिंग. ज़ॉम्बी लैंडिंग किससे रिलेटेड है? नाउ दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट इज ज़ॉम्बी लैंडिंग? ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों. ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करेंगे. अगर आपसे नहीं बनता है तो एक बार सर्च करेंगे एंड मुझे आंसर बताएंगे. आई कैन टेल यू द आंसर. मैं आपको बता देता हूँ. चलो एनीवेज, देखो ज़ॉम्बी लैंडिंग क्या होती है. इट रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एंटिटीज दैट डू नॉट हैव अ कैपेबिलिटी टू रीपे. ऐसी कंपनीज को जब आप लोन देने लगते हो जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो लोन को रीपे कर सकें, तो दैट इज नोन एज योर ज़ॉम्बी लैंडिंग. ठीक है ना. तो इसको आप याद रखिएगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन भी होता है ना. एवरग्रीनिंग ऑफ लोन भी, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स में क्या होता है कि बार बार जिसको बेल आउट किया जाए, बार बार इसको लोन दिया जाए. ठीक है ना. तो ज़ॉम्बी लैंडिंग ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप क्रेडिट किसको देते हो? ऐसी एंटिटीज़ को देते हो जो कि कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रीपे कर सकें. तो आप इसको याद रखिएगा. तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन. नाउ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज स्टैब्लिश टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन इंक्लूडिंग द मैरीन एनवायरनमेंट. दूसरा कह रहा है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2014 ड्यूरिंग द COP20 हेल्ड इन लीमा, पेरू. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है. तो मैं थोड़ा आपको इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी फॉर प्लास्टिक्स, INC है, इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी फॉर प्लास्टिक्स के बारे में बता देता हूँ. ठीक है ना. लेट मी टेल यू अबाउट दैट फर्स्ट. तो ये बेसिकली 2022 में 5th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली का. वहाँ पे रेजोल्यूशन आया था टू अडॉप्टेड टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन. तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया आपका, है ना. दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन अब सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. क्यों? क्योंकि लीमा, पेरू में तो हुआ नहीं. 2022 के 5th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में हुआ ये. तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है. आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल. पहली मीटिंग जो हुई थी उसकी ये हुई थी उरुग्वे में. आप इसको भी याद रखिएगा. आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स. आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस में. पहली जो न्यूज़ है वो है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग पायलट इनिशिएटिव. अब एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है. ERSO इनिशिएटिव बोलते हैं इसको. ERSO का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग पायलट इनिशिएटिव. अब इस इनिशिएटिव में होगा क्या कि बेसिकली अगले 5 साल में एक तो इनका टारगेट है कि 20 बिलियन तक ये रेवेन्यू लेना चाहते हैं इस फील्ड में, रिपेयर के फील्ड में, और जनरेट करना चाहते हैं मिलियंस ऑफ जॉब. ऑब्वियस बात है, इसका एम क्या है? एक तो हम अपनी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इंडिया द रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. वी वांट टू मेक इंडिया द रिपेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. इसके अलावा टू असेस द फिजिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ कैप्चरिंग 20% ऑफ द ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट. तो अगले 5 सालों में हम 20% ग्लोबल रिपेयर सर्विस का मार्केट कैप्चर कर सकें, वो भी हमारा एम है. नोडल मिनिस्ट्री अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इसकी मिनिस्ट्री रहेगी. और लोकेशन ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है, जो IT कैपिटल एक तरीके से है बेंगलुरु, वहाँ पे ये रन किया जा रहा है. ERSO यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग. आई होप आप इसको याद रखेंगे.
दूसरी जो न्यूज़ है वो है पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स के बारे में। क्या होता है ये पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स, या फिर इसको करेंसी डिमांड पैराडॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? करेंसी डिमांड पैराडॉक्स बोलते हैं या फिर पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स बोलते हैं। एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे व्हेन द वैल्यू ऑफ बैंक नोट्स, जो मतलब जो बैंक नोट्स की संख्या है, नंबर है इन सर्कुलेशन, दैट इंक्रीजेस डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन देयर यूज फॉर पेमेंट्स। हालांकि पेमेंट के लिए कैश की अपन यूज कम करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका जो नंबर है सर्कुलेशन में, जो उसका नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ बैंक नोट्स या फिर द करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है करेंसी नोट्स की, लेकिन फिर भी जो उनका नंबर है एक्चुअली में आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं पे आप डिजिटल पेमेंट देखोगे बहुत ज़्यादा है आज डिजिटल पेमेंट, लेकिन फिर भी करेंसी सर्कुलेशन में जो है उसकी नंबर बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो ये बोलते हैं बैंक नोट पैराडॉक्स या फिर द करेंसी डिमांड पैराडॉक्स। तीसरा जो टॉपिक था उसमें एक लोकेशन थी। एक्चुअली आईएनएस त्रिशूल हमारा इंडियन नेवी का लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट है, वो गया है पोर्ट अंजुआन में। याद रखिएगा अंजुआन पोर्ट है जो कि कोमोरोस का पोर्ट है। याद रखिएगा आईएनएस त्रिशूल वहाँ पे गया है पोर्ट अंजुआन में, और ये कहाँ का पोर्ट है? कोमोरोस का पोर्ट है। तो आप ये लोकेशन भी याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अब एक कल बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। 70 पीपल वर किल्ड इन उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। हालांकि नंबर काफ़ी ज़्यादा है इससे। अभी तक तो जो मुझे लास्ट खबर मिली थी उसमें 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं इसमें। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट ट्रैजिक एक्सीडेंट दैट हैज़ हैपेंड। और एक्सीडेंट जो हुआ है उससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कवच सिस्टम के ऊपर। आप सबको पता होगा कि हम सब हमारे यहाँ की जो ट्रेन है उनमें कवच सिस्टम लगा है और एंटी कोलिजन सिस्टम है, जिसमें एंटी कोलिजन सिस्टम है। और हम बोल रहे थे इसमें, जब मैंने लास्ट टाइम जब रेलवे मिनिस्टर का भाषण देखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ये यूरोप में सेकंड स्टेज में है, इंडिया में सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच का लगा है, मतलब उनसे ज़्यादा डेवलप्ड लगा हुआ है। तो कवच जब अपने पास ऑलरेडी एंटी कोलिजन सिस्टम था तो फिर इतना ज़्यादा बड़ा हादसा कैसे हुआ, दो ट्रेनें कैसे भिड़ी? तो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन इन दिस केस। याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। खाप लीडर्स के बारे में आया है तो थोड़ा सा हम खाप पंचायत, खाप लीडर्स के बारे में जान ले। खाप पंचायत क्या होती है? तो एक ट्रेडिशनल असेंबली होती है एल्डर्स की। खाप इज अ ट्रेडिशनल असेंबली ऑफ एल्डर्स दैट सेट्स द रूल्स एंड एडजुडिकेट्स डिस्प्यूट्स फॉर स्पेसिफिक एरिया, जनरली कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर विलेजेस। ठीक है ना? तो एक से ज़्यादा गाँव में होते हैं। खाप पंचायत लगती है, ट्रेडिशनल असेंबली होती है एल्डर्स की, और वो बैठती है फिर डिसीजन लेती है रिगार्डिंग मैरिज, इंटर, ये सब चीज़ों मैटर्स में लिया जाता है। ठीक है ना? अब ये ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि ये ऑनर किलिंग और ये सब जो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा फेमस, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इनफेमस थी खाप पंचायत बेसिकली। और क्या अगर वो मुझे खाप पंचायत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना इनका स्टैट्यूट है प्रॉपरली। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की होती हैं। बहुत पहले से हालांकि रन कर रही थी, बट ये ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती हैं। ये मत सोचेगा कि खाप पंचायत के बारे में 73rd या 74th अमेंडमेंट में दिया गया तो वहाँ पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है ना? ज़्यादातर ये यूपी, राजस्थान और हरियाणा में चलती हैं। खाप पंचायत में ना तो कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, ना ही कोई फॉर्मल मेंबरशिप होती है, और ना ही वहाँ के जो लोग होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं। एक तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म दिया था इसके लिए, कैंगरू कोर्ट है ना? तो कैंगरू कोर्ट का नाम दिया जाता है खाप पंचायत को। तो आप ये भी याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, अभी रिसेंटली 2018 में जब उन्होंने दिया था, और ये कहा था कि खाप पंचायत किसी भी मैरिज में इंटरफेयर नहीं करेंगी। अगर वो किसी मैरिज में इंटरफेयर करती हैं तो वो ये जो इंटरफेरेंस का एक्ट ये इलीगल है अपने आप में, मतलब दे कैन नॉट इंटरफेयर, है ना? खाप पंचायत इलीगल है कि नहीं उसके ऊपर बड़ा सवाल है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर वो इंटरफेयर कर रही हैं वो इलीगल है, दे कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैरिज एंड ऑल, है ना? तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको थोड़ा खाप पंचायत के बारे में कुछ सीखने को मिला होगा। आगे देखते हैं। एक मेरे पास आर्टिकल था, एक और चीज़ था। आप मैप दिखा दूं आपको। यूक्रेन का इस बार क्वेश्चन भी पूछा था। यूक्रेन देखो एक्चुअली कौन कौन सी कंट्रीज को टच करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। ऐसा मत सोचना कि मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। ये क्यों मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको कहा था कि यूक्रेन न्यूज़ में है, बॉर्डर पूछ सकता है। हालांकि हमने इसके सारे पोर्ट्स भी देखे थे, ओडिशा, सेवेस्टोपोल, ये सब भी मैंने आपको बताए थे। बट एनीवेज क्वेश्चन तो आ ही चुका है, फिर से देख लो। लेकिन कि जो उसमें लातविया, लिथुआनिया है वो दूर दूर तक यहाँ पे कहीं नहीं है, है ना? तो इसलिए थोड़ा
इंपॉर्टेंट है ये। रशिया आपको दिख रहा होगा इधर, आपका पूरा जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो रशिया के साथ है। नदर्न पार्ट पे बेलारूस है, उधर साइड पोलैंड है। देन स्लोवाकिया आपको दिखेगा, हंगरी दिखेगा, रोमानिया दिखेगा, मोल्डोवा दिखेगा। तो हंगरी और मोल्डोवा शायद उस क्वेश्चन में थे, हंगरी एंड रोमानिया शायद उस क्वेश्चन में थे, आप याद रखिएगा। फिर ये ज़ैपोरिज़िया पूछा था, ज़ैपोरिज़िया भी आपको पता है, खेरसन भी आपको पता है पूछा हुआ था। ये सारा मैप मैंने डिस्कस किया था। 4 नंबर का क्वेश्चन तो आपको केवल यूक्रेन और रशिया के मैप से आया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा अपने को दिमाग में रखना है। जैसे मैं आपको बताया था मारियोपोल याद रखना, डोनेट्स्क याद रखना, डॉनबास रीजन याद रखना। डॉनबास रीजन भी क्वेश्चन पूछा था। ब्लैक सी क्वेश्चन देखो, ब्लैक सी का पूछ सकता है, याद रखिएगा। ब्लैक सी है, इधर सी ऑफ अजोव है, बीच में कर्च स्ट्रेट है, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू कैन रिमेंबर। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। आगे आते हैं हम एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल में जो एक आर्टिकल है वो यहाँ पे है, इंडिया नीड्स टू हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ एआई वाइल अवॉइडिंग द एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है एआई के ऊपर है कि किस तरीके से चैट जीपीटी है और वो किस तरीके से इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है, किस तरह से बहुत ज़्यादा वो काफ़ी जनरेटिव ऑफ एबिलिटीज़ बनता जा रहा है एआई एट लार्ज। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है और इंडिया के लिए भी कहा गया है कि भैया इंडिया भी अगर चाहे तो इस फील्ड में आगे बढ़ सकता है और बहुत कुछ जैसे डेटा के फील्ड में बहुत ज़्यादा कर सकता है। दे कैन कीप R&D के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, इंडिया मिस ना कर रहा है। लेकिन मैं जैसे फिर भी आपको बोलूँगा कि एआई के साथ इसके साथ बहुत सारी लिमिटेशंस जुड़ी हुई है। जैसे अगर मैं एआई चैट जीपीटी का ही आपको बताऊं तो जैसे डेटा की जो क्वालिटी है या डेटा की जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम है। उसको कोई भी ये नहीं बोल सकता कि एक्यूरेट डेटा है। इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल 3 के बारे में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, उसमें तो भी वो गलत आपको डेटा देगा। तो मतलब इस तरह से जो नॉलेज पर्पज़ का डेटा है वो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। प्लस उसकी लिमिटेशंस है, जैसे उसको वो जब भी आप एआई में कुछ ढूंढेंगे चैट जीपीटी में तो आपको बोलेगा कि सितंबर 2021 के बाद का डेटा वो नहीं बता सकता, है ना। तो इस तरह के कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो कि अभी भी हैं एंड उनको दूर किए बिना हम ये नहीं बोल सकते कि वी आर मिसिंग आउट, वी आर दिस एंड दैट। यस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा ओपन रखना चाहिए, ये डोर हमेशा ओपन रखना चाहिए, बट सेइंग दैट कि वी आर लूजिंग, वी आर मिसिंग आउट, दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग टू से, है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एडिटोरियल। Give me some time. Wait a second. Okay. So this second editorial is international trade has a carbon problem. तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये CBAM मैकेनिज्म के ऊपर लिखा गया है, यानी कि जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है EU का, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है EU का, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आप सबको मैं थोड़ा सा CBAM के बारे में बैकग्राउंड बता दूं तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक EU का मैकेनिज्म है, यूरोपियन यूनियन का मैकेनिज्म है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आपकी कंट्री में अगर कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जो कि कार्बन मतलब एमिशन निकालती हो तो उसके इंपोर्ट के ऊपर हम एक टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इंडिया से जाने वाला जो एल्यूमिनियम है, जो आयरन एंड स्टील है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस बात है जो हमारी इंडियन एक्सपोर्ट है वो इंडिया के एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील जो है वो कार्बन एमिशन वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिया ने इस चीज़ का अपोजिशन किया है और WTO में एज अ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर प्रेजेंटिंग इट एज अ ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन इन दैट कंट्री, ठीक है ना। हालांकि इस चीज़ का अपोजिशन EU कर सकता है क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट का बेसिस बना करके वो ये चीज़ बोल सकता है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें से ये नहीं आता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे कैन गेट अ स्केप क्लॉज दे रहा है ना, क्योंकि उनके पास एक रीज़न है बचने का जिसमें वो इन्वायरमेंट का नाम लगा सकते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, 2005 में EU एक और पॉलिसी लेकर के आते हैं जिसको हम क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के साथ जोड़ा गया था, उसको कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है उसमें यही होता है कि बेसिकली एमिशंस को आप ट्रेड करते हो, किसी ने ज़्यादा एमिशन किया रहता है, किसी ने कम किया रहता है, जो कम किया रहता है उसने ज़्यादा वाले को ट्रेड कर दिया, बेच दिया, वो कार्बन मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें EU में ऑलरेडी डिवाइस हो चुकी हैं। उसके बाद अब ये नया उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। दे हैव केम आउट विद दिस टैक्स। WTO जो है बेसिकली वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मैंने आपको बताया पॉइंट कि एस्केप क्लॉज कैसे मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट की बात फंस रही है, एंड दे कैन से दैट कि यस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ऐसे में WTO क्या बोलता है, दैट विल बी अ बिग थिंग टू सी,
ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो समझ में आ गया होगा, और जो उसमें इश्यूज हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देखो लिखा है OTT प्लेयर्स सीक सैटेलाइट बैंडविड्थ फॉर बेटर स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्राइसिंग है उसके लिए OTT स्ट्रीमिंग प्लेयर्स ने बोला है, ताकि जो सैटेलाइट बैंडविड्थ है उसका यूज़ किया जा सके, ताकि जो यूज़र्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके ऑडियो और वीडियो का, है ना। दे कैन गेट अ मच बेटर एक्सपीरियंस ऑफ दैट, है ना। इसमें सैटेलाइट लेवल की जो स्ट्रीमिंग सैटेलाइट बैंडविड्थ है वो अभी तक OTT प्लेयर्स को नहीं मिली है, तो उसके लिए प्रबंध किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे IRDAI आईज द इंश्योरेंस पुश इन रूरल एरियाज विद बीमा वाहक, है ना, याद रखेगा। IRDAI जो है वो इंश्योरेंस पुश कर रहा है बाय बीमा वाहक, याद रखेगा। अब IRDAI पहले क्या है बता दूं, ये ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि IRDA एक्ट 1999 के तहत बनाई गई थी। इट इज़ द एपेक्स बॉडी दैट सुपरवाइजेज एंड रेगुलेट्स द इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, टू रेगुलेट, प्रमोट एंड इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। इसके अलावा ये इसकी जो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। हेड ऑफिस इसका हैदराबाद है। कंपोजिशन बताऊं तो IRDAI में 10 मेंबर बॉडी है। चेयरमैन होते हैं, 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करती है। फंक्शंस हैं इनके ऑब्वियस आते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बेहतर बनाना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें सर FDI कितनी लिमिटेशंस है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि अगर LIC की आप बात करें तो LIC में 20% FDI अलाउड है। अगर आप LIC के अलावा कोई प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें 49 ऑटोमेटिक रूट से, 74 गवर्नमेंट रूट से अलाउड है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज इन सब में कितने अलाउड है, तो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड ऑल में 100% FDI जो है वो अलाउड है। तो आप ये सब चीज़ें भी याद रख सकते हैं। नया कंसेप्ट लेकर के वो आए हैं, बेसिकली बीमा वाहक और ये सब कंसेप्ट है। तो IRDAI का प्लान यही है कि वो गांवों में, रूरल एरियाज में स्पेशली मोमेंटम मिले उनको इंश्योरेंस का, और इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो बीमा वाहक और ये सब लेकर के चलेंगे। एक प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, हालांकि बीमा वाहक नाम का एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी बनाई गई है बीमा वाहक के लिए, ठीक है ना। एंड बीमा वाहक विल बी अ डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू रीच आउट टू एवरी ग्राम पंचायत। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहेगा बेसिकली, जो कि रीच आउट करेगा हर ग्राम पंचायत में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं द बीमा वाहक स्कीम इज द कोर कंपोनेंट ऑफ IRDAI इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। तो एक विजन लेकर के आया है इंश्योरेंस सेक्टर, जो विजन 2047 है, विजन 2047, उसके अंतर्गत वो सब चाहते हैं इंश्योरेंस फॉर ऑल हो। इसके अंतर्गत जो स्कीम है उसमें बीमा वाहक विल गेन द ट्रस्ट ऑफ द लोकल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने के लिए जो लोकल्स हैं उनको बीमा वाहक बनाया जाएगा, एंड दे विल हैव द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। And insurance will have to implement a implement a board approved policy in hiring and training the बीमा वाहक। तो हायरिंग एंड ट्रेनिंग में फिर बोर्ड ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, वो चीज़ भी यहाँ पे मेंशन्ड की गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यहाँ तो नहीं दिख रहा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।